Hi guys, welcome back to the channel विजय एजुकेशन टुडे डेली हिंदी न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। तो दोस्तों आज है संडे को हम करेंगे रिवीजन। तो हम वीकली रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये इनिशिएटिव हमारा हर संडे को होगा कि मंडे टू सैटरडे हम कंटिन्यू न्यूज़पेपर को कंप्लीट करेंगे और पूरे 1 वीक का कंपाइलेशन करके उसको हम एक संडे को पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो 9 मार्च से हम 15 मार्च तक का 7 डे का हम वीकली कंपाइलेशन करके इसको रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है और मेक श्योर करें कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर का कटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, बट वो इम्पॉर्टेंट होगा और वर्थ इट होगा जो एग्ज़ाम के लिए। एंड बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आर्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम पढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल है गोल्डस्टीन पैलेस के बारे में। देखो, जैसा कि हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस छिड़ा हुआ है, वॉर का जो सिचुएशन आया हुआ है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, तो उसमें क्या किया है कि ईरान का जो एक पैलेस है गोल्डस्टीन पैलेस, ठीक है, उस पर अटैक हुआ है। ठीक, यूएस इजराइल वॉर टॉपिक क्या है, यूएस इजराइल वॉर विथ ईरान, वाई डैमेज, आप पूछ रहा है आर्टिकल में, वाई डैमेज टू तेहरान्स गोल्डस्टीन पैलेस शुड वरी इंडिया। मतलब इसमें बोल रहा है कि तेहरान का जो गोल्डस्टीन पैलेस है, ईरान में जो कैपिटल है तेहरान, उसमें बना हुआ है गोल्डस्टीन पैलेस। अब ये गोल्डस्टीन पैलेस जो है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि इस पर इजराइल और यूएस ने मिसाइल अटैक किया हुआ है। तो गोल्डस्टीन पैलेस दोस्तों अपने आप में एक महत्वपूर्ण पैलेस है, क्योंकि इसको ना वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया गोल्डस्टीन पैलेस को। तो हम देखते हैं अबाउट गोल्डस्टीन पैलेस में। इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, 3 टॉपिक याद रखना है। सबसे पहले ये लोकेशन का है तेहरान में, जो कि ईरान का कैपिटल है तेहरान। ठीक है, ये याद रखना है। बिल्ट बाय, किसने बनवाया इसको, सफ़ाविद रूलर्स ने बनवाया। ठीक है, और कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये रूलर, सफ़ाविद रूलर्स, ये करता था कजर डायनेस्टी ऑनवर्ड 1799 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसा अभी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेरिटेज के यूनेस्को में शामिल हुआ ये गोल्डस्टीन पैलेस, इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है ये ईरान के लिए। ठीक है दोस्तों, मीनिंग ऑफ गोल्डस्टीन का मतलब क्या होता है, ये गोल्डस्टीन पैलेस जो है इसका मतलब क्या है, गोल्डस्टीन का मतलब कह लो कि रोज़ गार्डन, फ्लावर गार्डन, रोज़ गार्डन, फ्लावर गार्डन, यहाँ गार्डन बना हुआ है देखने लायक। बहुत सारे टूरिस्ट जाते थे यहाँ पे, लेकिन यूएस, इजराइल और ईरान के वॉर में इसी को टारगेट करके गिरा दिया गया। गोल्डस्टीन पैलेस को बहुत ही नुकसान पहुँचा गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ में हेडलाइन बना हुआ था। बट ये टाइम पीरियड जो हम देखते हैं इसका, कब, किस सेंचुरी में बना था, तो 16वीं शताब्दी में ये गोल्डस्टीन पैलेस बन के आया था, जो सफ़ाविद रूलर्स ने बनवाया था। ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है ईरान के लिए कल्चरल हेरिटेज के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं गोल्डस्टीन पैलेस पे। आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस है इन ईरान का कल्चरल दर्शाता है कि ईरान में ऐसा रूलर हुआ करता था, उसने ऐसा पैलेस बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है ईरान के लिए। नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल। चलो हम सेकेंड आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मेक श्योर करिए कि इन्हीं सब चीज़ों का जो हम हैंड रिटन नोट्स को लिखते हैं, अगर ये सब चीज़ चाहिए तो क्या करना है, विजय एजुकेशन सर्च करना टेलीग्राम पे, उसके आगे में PDF लगा देना ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन होकर ये सब का एक्सेस मिल जाएगा आपको। तो हम सेकेंड आर्टिकल का शुरुआत करते हैं। तो सेकेंड आर्टिकल हमारा कहता है डार्क ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है। क्या होता है डार्क ऑक्सीजन? देखो दोस्तों, ये ऐसा ऑक्सीजन होता है ना, इसमें सबसे पहली बात तो देखो डार्क क्यों इसको नाम दिया गया, क्योंकि ये डार्क इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये डार्क अंधेरे में पाया जाता है ऑक्सीजन। अब ऐसा कैसा ऑक्सीजन जो अंधेरे में पाया जाता है? तो हेडलाइन पढ़ते हैं न्यूज़ का हेडलाइन है, डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर 4,000 मीटर बिलो द पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में मिला हुआ है कितना, 4,000 मीटर, सॉरी 4,000 मीटर अंदर जाते हैं पैसिफिक ओशियन में पानी में, तो वहाँ मिला हुआ है हमको ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे बात आता है कि वेयर सनलाइट हैज़ नेवर रीच, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा है वहाँ क्या ऑक्सीजन बनना संभव है? दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है, तो आमतौर पर क्या होता है, बायोलॉजिकल में, बायोलॉजी क्या होता है कि सनलाइट पहुँचता है पौधों पे, पौधों से मिनरल इकट्ठा होता है, जाइलम फ्लोएम में वर्क होता है, एंड देन फोटोसिंथेसिस की क्रिया होकर क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है,
तो समुद्र में क्या 4000 मीटर के अंदर गहराई में क्या सनलाइट पहुंच रहा है? तो नहीं पहुंच रहा है। फिर भी वहाँ हमको क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। तो उतने अंधेरे में जाके जहाँ सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो वो अंधेरा जगह हुआ, तो अंधेरे में जाके जहाँ सनलाइट नहीं पहुंच रही वहाँ फिर भी ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, तो इसी को हम कहते हैं डार्क ऑक्सीजन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी पीसफुली। नाउ वी डिस्कस कि वाई कॉल्ड डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन इसको क्यों कहा गया? देखो, डार्क ऑक्सीजन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन डीप ओशियन, जो ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन जो बन रहा है वो डीप ओशियन में बन रहा है, बहुत ही समुद्र के गहराई में जाके। और कैसे बन रहा है? विदाउट सनलाइट, सनलाइट के बिना बन रहा है, सूर्य की रोशनी के बिना बन रहा है, और फोटोसिंथेसिस के बिना बन रहा है। ठीक है, तो डिस्कवर कब हुआ इस चीज़ का? ये यूनिक चीज़ जो डार्क ऑक्सीजन है इसका डिस्कवर कब हुआ? डिस्कवर हुआ 2013 में। ठीक है, तो लोकेशन ऑब्जर्वेशन जो इसका किया गया तो वो पैसिफिक ओशियन में किया गया। तो पैसिफिक ओशियन में कहाँ पे? बिटवीन मैक्सिको एंड हवाई द्वीप, जो उसके बीच में ये मिला हुआ है जगह, लोकेशन पैसिफिक ओशियन में, जहाँ डार्क ऑक्सीजन बन रहा है। अब सोर्स इसका क्या है? डार्क ऑक्सीजन बन कैसे रहा है? तो बन ऐसे रहा है, पॉलीमेटालिक नूडल्स ऑन द ओशियन फ्लोर के कारण। ये क्या होता है पॉलीमेटालिक नूडल्स? ये क्या होता है? इसके कारण कैसे बन रहा है डार्क ऑक्सीजन? तो ये इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में, वन डे एग्जाम में पूछ सकता है। पॉलीमेटालिक नूडल्स के कारण क्या बनता है? डार्क ऑक्सीजन बनता है, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, तो एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं पॉलीमेटालिक नूडल्स के कारण कैसे डार्क ऑक्सीजन बन रहा है। देखो, ये की मेटल्स प्रेजेंट होता है नूडल्स में। जो की मेटल्स कौन कौन सा धातु प्रेजेंट होता है? देखो, सबसे पहले मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड लिथियम। ये सब प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? एक मैकेनिज्म का निर्माण होता है, और मैकेनिज्म निर्माण क्या करता है? नूडल जनरेटेड करता है, जो अभी बताया नोड्यूल्स, उस वो क्या करता है? जनरेटेड करता है क्या चीज़? इलेक्ट्रिसिटी का, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस बनाता है। ठीक है, और क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिट हो जाता है, देन क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। जैसे देखो, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, और वाटर मॉलिक्यूल H2 अलग हो गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो ये कहाँ हो रहा है? समुद्र के अंदर में हो रहा है, पैसिफिक ओशियन के अंदर में, 4000 मीटर की गहराई के अंदर हो रहा है, और विदाउट सनलाइट हो रहा है। तो देन इसी को हम क्या कहें? इसी को हम क्या बोले? डार्क ऑक्सीजन। ये आपको समझ में आया इसका प्रोसेस कि ये कैसे बनता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, अलग होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, नाउ वी कैन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, बिना बायोलॉजी के हो रहा है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या कहता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस कहता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऐसे होगा, सबसे पहले तो सनलाइट होगा, सनलाइट होने के बाद क्या होगा कि पेड़ के नीचे में मिनरल होना चाहिए, और मिनरल क्या करेगा कि खनिज पदार्थ को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ेगा स्टोमाटा के थ्रू, वहाँ भोजन पकेगा, भोजन पकने के बाद भोजन जाइलम फ्लोएम में क्रिया होता है। उसी सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। देन फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है पौधे। लेकिन यहाँ बिना बायोलॉजिकल प्रोसेस का ही हम ऑक्सीजन का निर्माण देख रहे हैं, इसलिए हम इसको डार्क ऑक्सीजन कर रहे हैं। आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। ठीक, नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड आर्टिकल। हमारा तीसरा आर्टिकल आज है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये BARC। ये क्या होता है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है कि अभी जैसे ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, और अमेरिका उसमें इंटरवेंशन किया हुआ है, तो इंडियन मीडिया का आपको पता ही है, इंडियन मीडिया कैसी है कि युद्ध के दौरान TRP पाने के लिए कुछ भी खबर को बहुत ही हाईलाइटेड में पहुंचा देता है। ठीक है, जो हुआ भी नहीं है उसको भी रिलीज़ कर रहा है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए IB मिनिस्ट्री उतर चुका है, इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो मिनिस्ट्री उतर चुका है, ऑर्डर दिया है कि हेल्ड टू TRP रिपोर्टिंग ऑफ टीवी न्यूज़ चैनल फॉर 4 वीक्स, 4 वीक्स के लिए। और ये जो TRP होता है, ये इसका जो प्रोसीजर फॉलो होता है ये हर वीक में होता है। ठीक है, तो इसमें IB मिनिस्ट्री को उतरना पड़ा, इतना न्यूज़ फेक न्यूज़ फैला दिया गया। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि TV चैनल का एक ही गोल होता है कि TRP बटोरना, TRP ज़्यादा लेना। TRP ज़्यादा लेने के कारण क्या होगा कि उस चैनल को प्रसिद्धि मिलेगी, और प्रसिद्धि मिलने के दौरान क्या होगा? उस चैनल के पास एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आएगा। एडवर्टीजमेंट में पैसा लेता है, एक एक सेकेंड का 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेता है एक एक सेकेंड का।
ठीक है। तो कुल मिला के कुल जमा अर्थ उसका यही है कि टीआरपी का मतलब कि चैनल जितना व्यूअरशिप गेन करेगा, उतना गेन करने के बाद उसको एडवर्टीजमेंट का प्रपोजल ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस यही है। तो हम इस न्यूज़ को थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं ना। BARC का फुल फॉर्म पहले तो देखो, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये काउंसिल होता है जो क्या करता है, टीवी ऑडियंस मेजरमेंट बॉडी इन इंडिया। टीवी ऑडियंस जो होता है उसको मेजरमेंट करता है भारत में, तो ये BARC काउंसिल करता है। ठीक है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसकी स्थापना BARC का हुआ 2010 में, और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। ठीक है, अब ये मेजर कैसे करता है, हाउ मेजर, ये मापता कैसे है, तो थ्रू टीआरपी, कि किस चैनल न्यूज़ चैनल का टीआरपी ज़्यादा है उसके थ्रू मापता है। और टीआरपी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, कि उस चैनल पे कितना व्यूअरशिप आया हुआ है उसी को रेटिंग कर रहा है टीआरपी। और मेजर कैसे करता है, देखो एक पॉपुलैरिटी एंड व्यूअरशिप ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम। पॉपुलैरिटी एंड व्यूअरशिप, कि उस चैनल के बाय उस चैनल का जिस पे न्यूज़ चल रहा है या तो टीवी सीरियल चल रहा है, तो उस चैनल का पॉपुलैरिटी कितना है, कि कितना देख रहा है उसको इंडिया में, उसका व्यूअरशिप कितना है, कितना उसको मिल रहा है व्यू, तो उसके हिसाब से टीआरपी को गेन किया जाता है। और टीआरपी गेन करने का मतलब क्या है, कि हायर टीआरपी तो मोर व्यू। अगर मोर व्यू है तो यूजली मेजर वीकली, मतलब इसको क्या क्या कि टीआरपी को हम मेजर करते हैं वीकली, हर सप्ताह में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है टीआरपी को गेन करने का, कि इतना होड़ क्यों मचा रहा था टीआरपी गेन करने के लिए, तो इसका एक ही कारण है, एडवर्टाइज़र को डिसाइड करता है एडवर्टीजमेंट के लिए। जो भी अपना प्रचार करवाना चाहता है उसको अट्रैक्ट करता है कि इस चैनल का टीआरपी ज़्यादा है, इस न्यूज़ चैनल का टीआरपी ज़्यादा है, तो इस पर हम अपना एडवर्टीजमेंट करवाएंगे तो ज़्यादा लोगों तक देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ हायर टीआरपी मतलब मोर व्यूअर मतलब हायर टीआरपी। तो यही काम है, एडवर्टीजमेंट जो प्रचार करवाता है उसको आकर्षित करता है, एंड प्लेसमेंट बेस्ड ऑन टीआरपी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, नाउ वी डिस्कस आवर फोर्थ आर्टिकल। फोर्थ आर्टिकल है हमारा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम, PRSM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। US आर्मी का ये मिसाइल सिस्टम है, जो कि इसमें तो तीन बातें याद रखना, जो कि सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम है। इसको डेवलप किया है लॉकहीड मैरिटाइम फॉर US आर्मी। रेंज इसका कितना, 60 to 499 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक मिसाइल का नाम याद रखना है, प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम, US आर्मी के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखना है, सरफेस टू सरफेस एयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये। इसमें गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जहाँ पे गाइड करेगा, ये गाइड कर सकता है, अपना GPS ट्रैकिंग है इसमें। ठीक है, बस हो गया फोर्थ आर्टिकल। हमारा पाँचवा आर्टिकल है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग क्या, 2026, ये इंपॉर्टेंस है हमारा रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग हमारा इस बार दिल्ली में हुआ, आयोजित हुआ, तो ये 11वां रायसीना डायलॉग था। अब ये कब से लागू होते आ रहा है, इसको अभी देखते हैं कब से हो रहा है रायसीना डायलॉग, और रायसीना डायलॉग हो क्यों रहा है, क्यों होता है, इसका मोटो क्या है, इसका थीम क्या है, ना भी डिस्कस सब चीज़ देखने वाला है अभी। तो रायसीना डायलॉग हमारा अभी हुआ तो 5 से 7 मार्च के बीच में हुआ 2026 में। कहाँ पे हुआ, प्लेस इन न्यू दिल्ली हुआ। आयोजन इसका कौन करवा रहा है, इसमें 2 बॉडी आपको याद रखना है कौन कौन आयोजन करवा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च एंड फाउंडेशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बस ये एक ये याद रखना है रायसीना डायलॉग के बारे में, एक ये याद रखना है कि इसको 2 मिनिस्ट्री, या तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक बॉडी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये 2 बॉडी इसको आयोजित करवाता है। कब करवाता है, तो हर एक साल करवाता है, एवरी एनुअली करवाता है, एवरी ईयर करवाता है। ठीक है, तो इस ईयर का इसका थीम किया था, रायसीना डायलॉग का थीम। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम था इसका संस्कार और एसरेशन एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, ये इसका थीम है, याद रखना। और रायसीना डायलॉग जो है, रायसीना डायलॉग इंडिया का फ्लैगशिप जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें अभी आपको बताने वाले थे कि रायसीना डायलॉग को क्यों किया जाता है। क्योंकि देखो, रायसीना डायलॉग में जो होता है कि इंडिया का फ्लैगशिप जियोपॉलिटिक्स, की इंडिया का जियोपॉलिटिक्स कैसा है वर्ल्ड को लेके, और जियो इकोनॉमिक्स भू मतलब अर्थशास्त्र कैसा है, एंड कॉन्फ्रेंस होता है। यहाँ पे बहुत सारे देशों के यहाँ पे आते हैं, हेड ऑफ स्टेट आते हैं, या तो बड़े बड़े कंपनियों के चेयरमैन आते हैं इस डायलॉग में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इसको हेल्ड किया जाता है, इसको हर साल 2016 से होके आ रहा है ये, तो अभी तक चल रहा है।
तो 11वां सेशन था ये, न्यू दिल्ली में होता है। और इसको किस मॉडल पे बनाया गया? मॉडल ऑन ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एंड ये सिंगराला डायलॉग ये सिंगराला डायलॉग्स कहाँ पे होता था? ये होता था यहाँ पे सिंगापुर में। तो उसी के मॉड्यूल पे बनाया हमारा इंडिया में रायसीना डायलॉग। कहाँ पे हो रहा है? रायसीना हिल्स के पास। रायसीना हिल्स कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 आर्टिकल। नाउ वी डिस्कस आवर 6th आर्टिकल, हमारा 6ठा आर्टिकल आज। तो इसमें हमारा है मेनली हाउ कनाडा यूरेनियम डील्स हेल्प इंडिया। मतलब कि हाल ही में कनाडा का हेड ऑफ स्टेट आया इंडिया, तो इंडिया का दौरा हुआ। यहाँ पे उन्होंने कनाडा और इंडिया के बीच में एक डील हुआ जिसको यूरेनियम डील कहा जा रहा है। अब इसमें न्यूज़ में है कि कनाडा कैसा यूरेनियम हेल्प कर सकता है इंडिया के यूरेनियम डील्स के थ्रू। तो इसमें टॉपिक है, हेडलाइन छपा हुआ है कि द न्यू कनाडा इंडिया इकोनॉमिक अलाइनमेंट इमरजेंस। क्या इमरजेंस है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि कनाडा यूरेनियम डील जो किया हुआ है 2.6 बिलियन डॉलर का डील्स हुआ है विथ कैनेडियन कंपनी जो है कि सेमाइको कंपनी है। एंड 10,000 टन्स यूरेनियम 2027 टू 2035 तक ये डील्स हुआ है कि 10,000 टन यूरेनियम को 2027 से लेकर 2035 तक कनाडा इंपोर्ट करेगा इंडिया को। ठीक है, सॉरी, इंडिया इंपोर्ट करेगा कनाडा से। तो इंडिया यूरेनियम रिजर्व जो है अब इंपोर्ट क्यों करेगा इंपोर्ट? अब भारत के पास क्या यूरेनियम की कमी है? तो पहले उसको देख लेते हैं कि इंडिया के पास यूरेनियम का रिजर्व कितना है, उसके बाद कितना ज़रूरत पड़ेगा भारत को। तो इंडिया के पास जो यूरेनियम का रिजर्व है, तो हमारे भारत में अभी यूरेनियम का जो ओर फॉर्म है ये रेसेस फॉर्म में है। ठीक है, तो 4.3 लाख टन है अभी ये ओर फॉर्म के। तो और फॉर्म से हम एक्सट्रैवेबल मेटल को कम करते हैं तो 76,000 से लेकर 92,000 टन तक होता है। ठीक है, तो मेजर माइंस जो है कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है यूरेनियम? तो मेजर माइंस है इसका यूरेनियम का इंडिया में जादूगौड़ा, तुरई मुद्द एंड तुमापल्ले। ठीक है, इंडिया और लो ग्रेड इतना है। इम्पोर्टेंस क्या है इस डील का? इस डील का इम्पोर्टेंस है मिट 75% सिविलियन नीड्स। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना, सिविलियन नीड्स को देखना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सिविलियन नीड्स को देखना। क्यों? क्योंकि देखो इंटरनेशनल लॉ कहता है कि किसी भी देश से अगर यूरेनियम का क्या कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो उसको सिविलियन नीड्स के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, वो ट्रेड होगा। ठीक है, बाइकआउट उसको उसमें नहीं करना है क्योंकि उस यूरेनियम से उस देश को डिफेंस के पर्पस से उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, कि हम मिसाइल बनाए लेंगे। ठीक है, उससे क्या करना है सिविलियन नीड्स को हम कैसे पूरा करेंगे? हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के जिससे बिजली बनती है उसको आपूर्ति करने के लिए हम यूरेनियम का उपयोग करेंगे, न कि हम हथियार बनाना शुरू कर देंगे, मिसाइलें। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। तो मेन सप्लाई क्या है कि मेन सप्लाई करता है कनाडा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड रसिया। तो इंडिया का जो बिल्डिंग 5 ईयर स्ट्रेटेजिक यूरेनियम रिजर्व है कि 5 साल में इंडिया स्ट्रेटेजिक यूरेनियम रिजर्व को हम बिल्ड करेंगे। तो यूज ऑफ यूरेनियम कहाँ पे यूज हो रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर में, जो कि 24 रिएक्टर भी इंडिया के पास जो 9 गीगावाट बिजली उत्पन्न कर रहा है यूरेनियम को लेकर। लेकिन इंडिया का फ्यूचर प्लान है कि उसको 100 गीगावाट तक करना है। देखो इंडिया का जो टाइमलाइन है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में इंडिया का टाइमलाइन जो अभी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर से हम बिजली को उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जल्दी शिफ्ट होना चाह रहा है थोरियम रिएक्टर पे। थोरियम रिएक्टर कहने का मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह ये थोरियम रिएक्टर। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है इंडिया अराउंड 2060 तक, 2060 तक। ठीक है, बहुत टाइम है दोस्तों, 2060 तक। टारगेट कितना रखा हुआ है? 100 गीगावाट, 100 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2047 तक। ठीक है, नाउ वी डिस्कस आवर 7th आर्टिकल, हमारा 7वां आर्टिकल आ जाए रेलवे ने लॉन्च किया हुआ एक ऐप, रेलवे लॉन्च ऐप फॉर वुमेन स्टाफ टू रिपोर्ट हरासमेंट।
क्या हेडलाइन बना न्यूज़ में कि रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया वुमेन स्टाफ को, जो वुमेन रेलवे में एम्प्लॉई है, सेफ्टी है, जो वर्क पैलेस होता है उसका वर्क प्लेस पे कोई उसके साथ छेड़छाड़ी ना कर सके, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है रेलवे के थ्रू। ठीक है, अब वो कौन सा ऐप है हम देखते हैं आगे। तो इनिशिएटिव क्या हुआ है कि साइन, एक ऐप का नाम है साइन ऐप, लॉन्च बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया साइन ऐप। ठीक है, साइन ऐप का फुल फॉर्म क्या था, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ये साइन ऐप का मतलब ये कह रहा है कि अगर रेलवे वुमेन एम्प्लॉय के साथ अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो इस ऐप के थ्रू वो रेलवे को एक नोटिफिकेशन भेज सकता है, और वो ऐप टाई अप हुआ है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ डायरेक्ट उसको चैलेंज मिलेगा जो ये क्राइम कर रहा है। ठीक, तो पर्पस इसका क्या है, तो पर्पस इसका है कि अलाउ वुमेन सेफ्टी को अलाउ करता है, और वुमेन स्टाफ को भी अलाउ करता है, और एम्प्लॉय रिपोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस की। रेलवे में जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, रेलवे में जो वुमेन एम्प्लॉय है, वुमेन स्टाफ है, महिलाएं जो काम करती है रेलवे में, तो उसके साथ कोई वर्क प्लेस पे जहाँ काम कर रही है वहाँ पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना करे। ठीक है, उसको ब्लैकमेल ना करे, तो उन सब चीज़ों को बचने के लिए या तो उन सब चीज़ों को नोटिफाई करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया रेलवे ने, साइन ऐप। ठीक है, यही है इसका मेन उद्देश्य। तो लॉन्च कब किया हुआ है, 8 मार्च 2026, 8 मार्च 2026। तो याद करो 8 मार्च को क्या था, 8 मार्च को संडे, और संडे को हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे था 8 मार्च को। ठीक है, यह हमारा 8वां आर्टिकल आ जाए ब्लैक रेन को लेके। जो हाल ही में आप लोग देख रहे हैं जो टेंशन हुआ है मिडिल ईस्ट में, ईरान और इजराइल और अमेरिका को लेके, तो इजराइल मिसाइल ने क्या किया है कि हेडलाइन बनाया कि ब्लैक रेन इन तेहरान, तेहरान में काली बारिश हुई है आफ्टर इजरायली स्ट्राइक ऑन ऑयल रिफाइनरी। किसके ऑयल रिफाइनरी पर, तेहरान का ऑयल रिफाइनरी जो था उसने इजराइल मिसाइल का अटैक हुआ है, और अटैक होते ही क्या हुआ है कि एक बड़ा सा काला धुआं बबल बन के ऊपर गया, और वो बादलों के साथ रिएक्ट किया। अब बादलों में वो तेल जमा होकर, वो कार्बन जमा होकर क्या किया, जब बारिश के फॉर्म में आया तो वो ब्लैक कार्बन के थ्रू आया। वह मिक्स्ड क्लाउड में जब मिक्स हो गया तो वो ब्लैक कार्बन के थ्रू आया, ब्लैक कार्बन बन के, उसी को क्या कहा गया, ब्लैक रेन। ठीक है, देन ब्लैक रेन हुआ, और इसी को ब्लैक कार्बन को एक और नाम दिया गया, कॉमनली नॉन एज सूट, इसको नाम दिया गया सूट, इसी को कहते हैं। ठीक है, इवेंट क्या हुआ, तेहरान में इजरायली मिसाइल का अटैक हुआ इन रिफाइनरीज पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाउ वी डिस्कस आवर 9th एंड लास्ट आर्टिकल। हमारा 9वां आर्टिकल है इंडियन चीता के बारे में, जो कि हाल ही में रिपोर्ट दर्ज हुआ है कि कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, वहाँ के चीता में बढ़ोतरी हुई है। कितना हुआ, 53 गो हुआ है, 53 चीता हुआ है, बेबी चीता हुआ, उसमें टोटल मिला के 53 हो गया। ठीक है, तो स्पीसीज़ क्या है, चीता है। सब स्पीसीज़ क्या है, अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता। चीता 2 टाइप का होता है, एक अफ्रीकन चीता होता है और एक एशियाटिक चीता होता है। क्या अफ्रीकन चीता आईयूसीएन स्टेटस में क्या है, वनरेबल है, वो सुरक्षित है अभी। और एशियाटिक चीता एक ऐसा समय आया था जो चीता का बहुत शिकार हुआ, इतना शिकार हुआ चीता का कि वो एशिया से गायब सा ही हो गया था, एशिया से, भारत से तो गायब सा हो गया था। इसलिए एक इनिशिएटिव चलाया गया सेफ चीता लेके, चीता को रिहैबिटमेंट करना, उसको पुनर्स्थापित करना, चीता को ग्रोथ करवाना फिर से इंडिया में। तो उसको ग्रोथ करवाने के लिए चीता का जब से लाया गया नामीबिया से चीता, तो उसमें अभी पॉपुलेशन देखने को मिला 53। ठीक है, चीता कौन सा जानवर है, चीता एक लैंड एनिमल है, फास्टर लैंड एनिमल, मतलब धरती पर सबसे तेज़ भागने वाला जानवर चीता होता है। स्पीड कितना है, 110 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 120 किलोमीटर तक भाग सकता है चीता। ठीक, ट्रांसलोकेशन इसको क्या करवाया था, ट्रांसलोकेशन में 8 चीता कहाँ से लाया गया था, नामीबिया देश से, जो कि नामीबिया एक साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, नामीबिया देश। ठीक, वहाँ से 8 चीता को लाया गया, कहाँ पे लाया गया, कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में। वहाँ उसका रिहैबिटमेंट किया गया, उसको देख रेख में निगरानी में अभी 53 बढ़ोतरी हुई है, 33 चीता हुआ है। ठीक है, तो आईयूसीएन स्टेटस का देखते हैं। आईयूसीएन स्टेटस में अफ्रीकन चीता क्या है, जैसा मैंने बताया वनरेबल है, और एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये हमारा आर्टिकल हुआ आज का ख़त्म। आई होप कि बहुत सारा आर्टिकल आज था 9-10 आर्टिकल। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, एंड टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय एंड जय हिंद।